अध्याय 11। उस रात नींद आना असंभव था। मैं सोफे पर बैठा, फिर बिस्तर पर, फोन मेरे बगल में था। लीफ का एक बर्तन और ईमेल की एक खेप भी दिन की घटनाओं से मेरा ध्यान नहीं हटा पाए। यह विचार कि चुड़ैलों ने मेरे माता पिता की हत्या की होगी, मेरी समझ से परे था। उन विचारों को पीछे धकेलते हुए मैं एशमोल 782 पर जादू और नॉक्स की उसमें रुचि के बारे में सोचने लगा। भोर में भी मैं जाग रहा था। मैंने स्नान किया और कपड़े बदले। नाश्ते का विचार असामान्य रूप से अरुचिकर था। खाने के बजाय मैं दरवाजे के पास बैठा रहा जब तक कि बोडेलियन नहीं खुल गया। फिर थोड़ी दूर चलकर लाइब्रेरी में गया और अपनी नियमित सीट पर बैठ गया। मेरा फ़ोन मेरी जेब में था, वाइब्रेट करने के लिए सेट था। हालांकि मुझे ये पसंद नहीं था जब दूसरे लोगों के फ़ोन बजने लगते थे और चुपचाप उछलने लगते थे। 10:30 बजे पीटर नॉक्स कमरे में घुसा और कमरे की दूसरी तरफ बैठ गया। पांडुलिपि लौटाने के बहाने मैं कॉल डेस्क पर वापस गया ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि मिरियम अभी भी लाइब्रेरी में है। वह थी और वह गुस्से में थी। मुझे बताओ कि वह चुड़ैल वहां नीचे नहीं बैठी थी। वह करता है। जब मैं काम करता हूं तो वह मेरी पीठ को घूरता रहता है। काश मैं बड़ी होती, मिरियम ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। मुझे लगता है कि उस जीव को रोकने के लिए आकार से कहीं अधिक की आवश्यकता होगी। मैंने उसे एक तरफा मुस्कुराहट दी। जब मैथ्यू बिना किसी चेतावनी या ध्वनि के सीडेन एंड में आया, तो किसी बर्फीले धब्बों ने उसके आगमन की सूचना नहीं दी, बल्कि मेरे बालों, पर्दों और पीठ पर बर्फ के टुकड़े फैल गए, जैसे कि वह जल्दी से यह सुनिश्चित करने के लिए जांच कर रहा हो कि मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। मेरी उंगलियां मेरे सामने की मेज को पकड़ रही थीं। कुछ पलों के लिए मैंने हिम्मत नहीं हारी कि कहीं ये सिर्फ मिरियम ही तो नहीं है। जब मैंने देखा कि यह वाकई मैथ्यू है, तो मेरा दिल जोर से धड़क उठा। लेकिन पिशाच अब मेरी तरफ नहीं देख रहा था। वो पीटर नॉक्स को घूर रहा था, उसका चेहरा क्रूर था। मैथ्यू, मैंने धीरे से पुकारा, अपने पैरों पर खड़े होते हुए। उसने अपनी आंखें चुड़ैल से हटा ली और मेरी तरफ बढ़ा। जब मैंने उसके उग्र भाव को देखकर अनिश्चितता से भौहें सिकुड़ी, तो उसने मुझे आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। मैं समझता हूँ कि कुछ उत्तेजना रही होगी। वह इतना करीब था कि उसके शरीर की ठंडक गर्मी के दिन की हवा की तरह ताज़ा महसूस हो रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं जिसे हम संभाल न सके, मैंने पीटर नॉक्स के प्रति सचेत होकर कहा। क्या हमारी बातचीत दिन के अंत तक रुक सकती है? उसने पूछा। मैथ्यू की उंगलियां ऊपर उठ गईं और उसकी छाती पर एक उभार को छूने लगी जो उसके स्वेटर के नर्म तंतुओं के नीचे दिखाई दे रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने क्या पहना था। उसके दिल के करीब, हम योग करने जा सकते हैं। हालांकि मुझे नींद नहीं आई थी, लेकिन बहुत अच्छे ध्वनि इंसुलेशन वाले चलती गाड़ी में वुडस्टॉक तक ड्राइव करना, उसके बाद 1.5 घंटे तक ध्यानपूर्ण गतिविधि करना, बहुत बढ़िया लगा। यह अद्भुत होगा, मैंने ईमानदारी से कहा। क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हारे साथ यहीं काम करूं? उसने मेरी तरफ झुकते हुए पूछा। उसकी खुशबू इतनी तेज थी कि चक्कर आने लगा। यह आवश्यक नहीं है, मैंने दृढ़ता से कहा। अगर तुम अपना मन बदलो तो मुझे बताना, नहीं तो मैं 6 बजे हर्टफोर्ड के बाहर तुमसे मिलूंगा। मैथ्यू ने कुछ पल और मेरी आंखों में आंखें डाले रखा। फिर उसने पीटर पी नॉक्स की तरफ घृणा भरी नज़र से देखा और अपनी सीट पर वापस आ गया। जब मैं लंच के लिए जाते हुए उसके डेस्क के पास से गुजरा, तो मैथ्यू खांसने लगा। मिरियम ने नकल करते हुए अपनी पेंसिल नीचे पटक दी और मेरे साथ आ गई। नॉक्स ब्लैकवेल के पास मेरे पीछे नहीं आएगा, मैथ्यू इस बात का ध्यान रखेगा। दोपहर का समय बहुत लंबा खींच गया और जागते रहना लगभग असंभव हो गया। 5 बजे तक मैं लाइब्रेरी छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। नॉक्स सेल्डन एंड में ही रहा, उसके साथ कई तरह के लोग थे। मैथ्यू मुझे सीढ़ियों से नीचे ले गया और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मेरा उत्साह हल्का होता गया। कॉलेज वापस आया, कपड़े बदले और अपना योगा मैट उठाया। जब उसकी कार हर्टफोर्ड के मिलर रेलिंग के पास रुकी, तो मैं उसका इंतजार कर रहा था। तुम जल्दी आ गए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी चटाई उठाकर उसे ट्रंक में रख दिया। मैथ्यू ने मुझे कार में
बैठाने में मदद करते हुए तेज सांस ली, और मैं सोच रही थी कि मेरे शरीर ने उसे क्या संदेश दिया होगा। हमें लेने की जरूरत है, कोई जल्दी नहीं है, चलो पहले ऑक्सफोर्ड से बाहर निकलें। उसने मेरे पीछे कार का दरवाज़ा बंद किया और ड्राइवर की सीट पर चढ़ गया। वुडस्टॉक रोड पर छात्रों और डॉन्स की आमद के कारण यातायात अधिक था। मैथ्यू ने धीमी गति वाले स्थानों पर चतुराई से काम किया। स्कॉटलैंड कैसा था? शहर की सीमा पार करते समय हमने पूछा। जब तक वह बोलता रहा, हमें इसकी परवाह नहीं थी कि वह क्या बात कर रहा है। मैथ्यू ने मेरी ओर देखा और अपनी नज़रें सड़क पर घुमा लीं। ठीक है, मरियम ने कहा कि आप शिकार कर रहे थे। उसने धीरे से सांस छोड़ी, उसकी उंगलियां स्वेटर के नीचे उभरे हुए उभार की ओर बढ़ीं। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि कुछ चीजों पर मिश्रित कंपनी में चर्चा नहीं की जानी चाहिए, उन्होंने अधीरता के साथ कहा। क्या चुड़ैलें उन प्राणियों को बताती हैं जो चुड़ैल नहीं हैं कि वे 4 दिनों तक जादू टोना करने और चमगादड़ों को उबालने के बाद वापस आए हैं? चुड़ैलें चमगादड़ नहीं उबालती, मैंने आक्रोश से कहा। बात तो यही है। क्या तुम अकेली थीं? मैंने पूछा। मैथ्यू ने जवाब देने से पहले काफी देर तक प्रतीक्षा की। नहीं, मैं ऑक्सफोर्ड में अकेला नहीं था। शुरू हुआ जीव जंतु, मरियम ने मुझे बताया। उसके हाथ पहिए पर कस गए। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें परेशान करने वाला पीटर नॉक्स है, तो मैं ऑक्सफोर्ड कभी नहीं छोड़ता। तुम सही थे, मैंने कहा। नॉक्स के विषय पर बात करने से पहले मुझे अपनी बात खुद ही स्वीकार करनी थी। मैंने अपने जीवन से जादू को कभी दूर नहीं रखा। मैं इसे अपने काम में इस्तेमाल करता रहा हूँ, बिना ये जाने कि यह सब कुछ है। मैं सालों से खुद को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। मेरे मुंह से शब्द निकल रहे थे। मैथ्यू ट्रैफिक पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मैं डरा हुआ हूँ। उसके ठंडे हाथ ने मेरे घुटने को छुआ। मुझे पता है मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैंने फुसफुसाकर पूछा। हम इसका हल निकाल लेंगे, उसने बर्मिंग ड्राइव में प्रवेश करते हुए शांति से कहा। तुम थक गए हो, क्या तुम योग कर सकते हो? ओल्ड लॉज के गेट पर जब हम चढ़ाई पर चढ़े और स्कूल में रुके तो उसने मेरे चेहरे की जांच की। मैंने सिर हिलाया। मैथ्यू कार से बाहर निकला और मेरे लिए दरवाज़ा खोला। इस बार उसने मेरी मदद नहीं की। इसके बजाय उसने ट्रूरिक में हाथ डाला, हमारी चटाई निकाली और खुद ही दोनों को कंधे पर उठा लिया। क्लास के दूसरे सदस्य हमारी तरफ उत्सुकता से देखते हुए वहां से निकल आए। वो तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि हम ड्राइव पर अकेले नहीं रह गए। मैथ्यू ने मेरी तरफ देखा, किसी बात पर खुद से जूझ रहा था। मैंने भौहें सिकोड़ी, मेरा सिर उसकी आंखों से मिलने के लिए पीछे झुका। मैंने अनजाने में जादू करने की बात कबूल कर ली थी। ऐसा क्या भयानक था जो वह मुझे नहीं बता सका। अंत में उन्होंने कहा, मैं अपने पुराने मित्र हामिश ओसबोर्न के साथ स्कॉटलैंड में था। वह आदमी जिसे अखबार संसद के लिए खड़ा करना चाहते हैं ताकि वह राजकोष का चांसलर बन सके। मैंने आश्चर्य से कहा। मैथ्यू ने अपने योग बैग के पट्टे को झटके से ठीक करते हुए सूखी आवाज में कहा, हामिश संसद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो वह समलैंगिक है। मैंने कहा, हाल ही में देर रात के समाचार कार्यक्रम के बारे में सोचते हुए। मैथ्यू ने मुझे एक तिरछी नज़र से देखा। हाँ, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक दानव है। मुझे जीवों की दुनिया के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन मानव राजनीति या धर्म में भाग लेना भी वर्जित था। ओह, वित एक डेमोन के लिए एक अजीब करियर विकल्प है। मैंने एक पल के लिए सोचा, ये बताता है कि वो उस सारे पैसे के साथ क्या करना है, ये पता लगाने में इतना अच्छा क्यों है। हालांकि वह चीज़ों को समझने में माहिर है। सन्नाटा बढ़ता गया और मैथ्यू ने दरवाजे की ओर कोई कदम नहीं बढ़ाया। मुझे भागकर शिकार करना था। मैंने उसे उलझन भरी नज़र से देखा। तुमने अपना स्वेटर मेरी कार में छोड़ दिया, उसने कहा, मानो यह कोई स्पष्टीकरण हो। मरियम ने इसे मुझे पहले ही वापस दे दिया है। मुझे पता है, मैं इसे पकड़ नहीं सका। क्या तुम समझते हो क्यों? जब मैंने अपना सिर हिलाया तो उसने आह भरी और फिर फ्रेंच भाषा में कसम खाई। मेरी कार तुम्हारी खुशबू से भरी हुई थी, डायना।
मुझे ऑक्सफोर्ड छोड़ना था। मुझे अभी भी समझ नहीं आया, लड़के ने स्वीकार किया। मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। उसने अपने बालों में हाथ फेरा और ड्राइव की ओर देखा। मेरा दिल अनियमित रूप से धड़क रहा था और कम रक्त प्रवाह ने मेरी मानसिक प्रक्रियाओं को धीमा कर दिया था। हालांकि आखिरकार मैं समझ गया। तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम मुझे चोट पहुंचाओगे? मुझे पिशाचों से स्वस्थ भय था, लेकिन मैथ्यू अलग लग रहा था। मैं निश्चित नहीं हो सकता। उसकी आंखें सतर्क थीं और उसकी आवाज में गर्मजोशी थी। तो शुक्रवार रात जो हुआ उसके कारण तुम नहीं गए? अचानक राहत की सांस लेते हुए मेरी सांस फूल गई। नहीं, उसने धीरे से कहा, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम दोनों अंदर आ रहे हो या यहीं ड्राइव पर अभ्यास करने जा रहे हो? अमीरा ने दरवाजे से पुकारा। हम कक्षा में गए। कभी कभी एक दूसरे की ओर देखते थे जब हम में से एक को लगता था कि दूसरा नहीं देख रहा है। हमारी पहली ईमानदारी से की गई जानकारी के आदान प्रदान ने चीजों को बदल दिया था। हम दोनों ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। क्लास खत्म होने के बाद जब मैथ्यू ने अपना स्वेटर अपने सिर पर लटकाया तो मेरी नज़र किसी चमकीली और चांदी की चीज पर पड़ी। ये चीज उसकी गर्दन के चारों ओर एक पतली चमड़े की रस्सी से बंधी हुई थी। ये वही चीज थी जिसे वह अपने स्वेटर के ऊपर से बार बार छूता रहता था, मानो कोई ताबीज हो। वह क्या है? मैंने इशारा किया। एक अनुस्मारक, मैथ्यू ने संक्षेप में कहा। किस? क्रोध की विनाशकारी शक्ति। पीटर नॉक्स ने मुझे मैथ्यू के आसपास सावधान रहने की चेतावनी दी थी। क्या ये तीर्थयात्री का बैज है? इसका आकार मुझे ब्रिटिश संग्रहालय में रखे एक बैज जैसा लगा। ये प्राचीन लग रहा था। उसने सिर हिलाया और बैज को रस्सी से बाहर खींच लिया। ये स्वतंत्र रूप से झूल रहा था। जैसे ही प्रकाश उस पर पड़ा, चमकने लगा। मैं बेथनी से एक एम्पुला हूँ। मैं एक जैसा आकार का था। ये ताबूत इतना बड़ा था कि उसमें पवित्र जल की कुछ बूंदें समा सकें। लाजरस, मैंने ताबूत को गौर से देखते हुए कहा। बेथनी वह जगह थी जहां मसीह ने लाजरस को मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। और यद्यपि मैं एक बुतपस्त था, मैं क्रबलियू। ईसाई लोग तीर्थ यात्रा क्यों करना चाहते हैं? वे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए ऐसा करते हैं। मैथ्यू ने एम्पुला को वापस अपने स्वेटर में डाल दिया और उसे उन प्राणियों की आंखों से छिपा दिया जो अभी भी कमरे से बाहर घूम रहे थे। हमने अमीरा को अलविदा कहा और पुराने लॉज के बाहर खड़े हो गए। ठंडी शरद ऋतु की हवा में अंधेरा था, बावजूद इसके कि घर की ईंटों पर फ्लड लाइटें लगी हुई थीं। क्या तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? मैथ्यू ने मेरे विचारों को तोड़ते हुए पूछा। मैंने सिर हिलाया। तो बताओ क्या हुआ है? दी पांडुलिपि नॉक्स चाहता है। अगाथा विल्सन ब्लैकवेल्स में मुझे जो प्राणी मिला, उसने कहा कि डेमन्स इसे चाहते हैं। आप भी इसे चाहते हैं। लेकिन इशमोल 782 एक जादू के प्रभाव में है। मुझे पता है, उसने फिर कहा। एक सफ़ेद उल्लू हमारे सामने से नीचे आया, उसके पंख हवा में लहरा रहे थे। मैं चौंक गया और खुद को बचाने के लिए अपनी बाहें ऊपर उठा ली। मुझे यकीन था कि वह हमला करने वाला था। अपनी चोंच और पंजों से मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर उल्लू की दिलचस्पी खत्म हो गई और वह नदी के किनारे ओक के पेड़ों पर चढ़ गया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था और अचानक मेरे पैरों में घबराहट की लहर दौड़ गई। बिना किसी चेतावनी के मैथ्यू ने जगुआर का पिछला दरवाज़ा खोला और मुझे सीट पर धकेल दिया। अपना सिर नीचे रखो और सांस लो, उसने कहा, बजरी पर अपनी उंगलियां मेरे घुटनों पर टिकाकर। पित ऊपर उठ गया। मेरे पेट में पानी के अलावा कुछ नहीं था और मेरे गले तक रेंगता हुआ मेरा दम घूंट रहा था। मैंने अपने हाथ से अपना मुंह ढांक लिया और ऐंठन के साथ उल्टी करने लगा। वो आगे बढ़ा और मेरे कान के पीछे बालों का एक बेतरतीब टुकड़ा टिका दिया। उसकी उंगलियां ठंडी और सुखदायक थीं। उन्होंने कहा, आप सुरक्षित हैं। मुझे बहुत खेद है। मेरा कांपता हुआ हाथ मेरे मुंह पर फिरा जैसे ही मतली कम हुई। कल रात को जब मैंने नोक को देखा, तब से घबराहट शुरू हो गई। क्या आप थोड़ा चलना चाहेंगे? नहीं, मैंने जल्दी से कहा। पाक बहुत बड़ा और बहुत काला लग रहा था और मेरे पैर से
लग रहे थे जैसे वे रबर बैंड से बने हों। मैथ्यू ने अपनी गहरी निगाहों से मुझे देखा। मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। इस बातचीत का बाकी हिस्सा बाद में होगा। उसने मुझे पीछे की सीट से खींच लिया और मेरा हाथ पकड़कर तब तक रखा जब तक कि वो मुझे कार के आगे नहीं बैठा देता। जब वो अंदर चढ़ा तो मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। हम कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे और फिर मैथ्यू ने इग्निशन में चाबी दबाई। जगुआर तुरंत चालू हो गई। क्या ऐसा अक्सर होता है? उन्होंने तटस्थ स्वर में पूछा। नहीं, भगवान का शुक्र है, मैंने कहा। जब मैं बच्ची थी तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ था, लेकिन अब ये बहुत बेहतर है। मुझे बस एड्रेनालाइन की अधिकता है। मैथ्यू की नज़र मेरे हाथों पर टिक गई जब मैंने अपने बालों को अपने चेहरे से हटाया। मुझे पता है, उसने फिर कहा। पार्किंग ब्रेक को हटाया और ड्राइव पर निकल गया। क्या आपके लिए इसे सूंघना संभव है? उन्होंने सिर हिलाया। जब से तुमने मुझे बताया था कि तुम जादू का प्रयोग कर रहे हो, तब से मैं तुम्हारे अंदर निर्माण कर रहा हूँ। क्या यही कारण है कि तुम इतना अधिक व्यायाम करते हो? दौड़ना, नौकायन, योग। मुझे ड्रग्स लेना पसंद नहीं है। वे मुझे धुंधला महसूस कराते हैं। ये व्यायाम संभवतः अधिक प्रभावी है। इस बार यह काम नहीं आया। मैंने हाल ही में विद्युतीकृत हुए अपने हाथों के बारे में सोचते हुए धीरे से कहा। मैथ्यू ओल्ड लॉज के मैदान से बाहर निकलकर सड़क पर आ गया। वो अपनी ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जबकि कार की सहज चाल ने मुझे धीरे से हिला दिया। तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैथ्यू ने अचानक मेरी कल्पनाओं को तोड़ते हुए पूछा। नॉक्स और एशमोल 782 की वजह से, मैंने कहा। उसके मूड में अचानक आए बदलाव से घबराहट के भाव फिर से उभर आए। मुझे पता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। निश्चित रूप से तुम्हारे दोस्त चुड़ैलें मनुष्य होंगे जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वास्तव में नहीं, मेरे किसी भी मानव मित्र को नहीं पता कि मैं एक चुड़ैल हूँ। इस दुनिया में वास्तव में क्या हो रहा है, ये समझाने में ही कई दिन लग जाएंगे। अगर वे मेरे खत्म होने तक मेरे साथ रहे तो। मेरे कोई ऐसे दोस्त नहीं हैं जो चुड़ैल हों, और मैं अपनी चाचियों को इसमें नहीं घसीट सकती। यह उनकी गलती नहीं है कि मैंने कुछ बेवकूफ़ी की और पांडुलिपि वापस भेज दी, जबकि मुझे ये समझ में नहीं आई। मैंने अपने होंठ काटे। क्या मुझे तुम्हें फ़ोन नहीं करना चाहिए था? मुझे नहीं पता, डायना। शुक्रवार को तुमने कहा था कि चुड़ैलें और पिशाच दोस्त नहीं हो सकते। शुक्रवार को मैंने तुम्हें बहुत सारी बातें बताईं। मैथ्यू चुप था, उसका पूरा ध्यान सड़क के मोड़ों पर था। मुझे नहीं पता कि अब क्या सोचना है। मैंने रुककर अपने अगले शब्दों पर ध्यानपूर्वक विचार किया, लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। मैं नॉक्स के बजाय तुम्हारे साथ पुस्तकालय साझा करना पसंद करूँगा। पिशाच कभी भी पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं होते, तब तो बिल्कुल भी नहीं जब वे गर्म रक्त वाले लोगों के आसपास हों। मैथ्यू की आंखें एक क्षण के लिए मुझ पर केंद्रित रहीं। वार्म ब्लड्स? मैंने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मनुष्य, चुड़ैल, दानव, हर कोई जो पिशाच नहीं है। मैं आपके काटने का जोखिम उठा रहा हूँ, इससे पहले कि मैं नॉक्स को जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने मस्तिष्क में घुसने दूं। क्या उसने ऐसा करने की कोशिश की है? मैथ्यू की आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें हिंसा का संकेत था। मैं कुछ भी नहीं था, मैंने जल्दी से कहा। वो बस मुझे तुम्हारे बारे में बता रहा था, तो उसे ऐसा करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति वह नहीं हो सकता जो वह नहीं है, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। आपको पिशाचों को रोमांटिक नहीं बनाना चाहिए। नॉक्स के पास शायद आपका सर्वश्रेष्ठ न हो। मेरे दिल में मेरे हित थे, लेकिन मेरे बारे में वह सही थे। दूसरे लोग मेरे दोस्त नहीं चुनते, निश्चित रूप से नॉक्स जैसे कट्टरपंथी नहीं। जैसे जैसे मेरा गुस्सा बढ़ता गया, मेरी उंगलियां चुभने लगी और मैंने उन्हें अपनी जांघों के नीचे दबा लिया। तो फिर क्या हम यही हैं? दोस्त? मैथ्यू ने पूछा। मुझे ऐसा लगता है। दोस्त एक दूसरे को सच बताते हैं, तब भी जब ऐसा करना मुश्किल होता है। बातचीत की गंभीरता से परेशान होकर मैंने अपने स्वेटर पर लिखे झूठ से खेलना शुरू किया। पिशाच दोस्ती में विशेष रूप से अच्छे नहीं होते। वह फिर से गुस्से में लग रहा था। देखो,
अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं। बेशक मैथ्यू ने बीच में टोका नहीं। ये सिर्फ इतना है कि पिशाच संबंध शायद पसंद न आए। जटिल, हम सुरक्षात्मक और अधिकारपूर्ण हो सकते हैं, यहाँ तक कि आप भी। अब मुझे थोड़ी सुरक्षात्मकता अच्छी लगती है। मेरे जवाब से मैथ्यू की आंखों में एक कच्ची कमजोरी का भाव आ गया। जब तुम शिकायत करना शुरू करोगे तो मैं तुम्हें इसकी याद दिलाऊंगा, उसने कहा, और यह कच्ची भावना जल्द ही व्यंग्यात्मक मनोरंजन में बदल गई। उसने होलीवेल स्ट्रीट से लॉज के मेहराबदार गेट पर गाड़ी रोकी। फ्रेड ने कार की तरफ देखा और फिर मुस्कुराया, फिर उसने चुपके से दूसरी तरफ देखा। मैंने दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार किया, कार को ध्यान से चेक किया कि कहीं मेरा कुछ भी सामान वहां न छूट गया हो, यहाँ तक कि एक बाल का इलास्टिक भी न हो जैसे मैथ्यू ने उसे स्कॉटलैंड वापस भेज दिया। गाड़ी न चलाने के लिए। लेकिन इस सब में नॉक्स और पांडुलिपि से कहीं ज्यादा कुछ है, मैंने तुरंत कहा जब उसने मुझे चटाई थमा दी। उसके व्यवहार से आपको लगेगा कि हर दिशा से कोई प्राणी मुझ पर हमला नहीं कर रहा है। यह इंतजार कर सकता है, डायना। और चिंता मत करो, पीटर नॉक्स फिर से तुम्हारे 50 फीट के भीतर नहीं आएगा। उसकी आवाज़ गंभीर थी और उसने अपने स्वेटर के नीचे एम्पुला को छुआ। हमें लाइब्रेरी में नहीं, बल्कि अकेले में एक साथ समय बिताने की जरूरत थी। क्या तुम कल रात के खाने पर आना चाहोगे? मैंने उससे धीमी आवाज़ में पूछा। हम उस दिन जो हुआ उसके बारे में बात कर सकते हैं। मैथ्यू स्तब्ध रह गया, उसके चेहरे पर उलझन के भाव थे और साथ ही कुछ ऐसा भी था जिसका नाम मैं नहीं बता सकता। तीर्थयात्री के बैज को छोड़ने से पहले उसकी उंगलियां थोड़ी मुड़ी हुई थीं। मुझे ये पसंद आएगा, उसने धीरे से कहा। अच्छा, मैं मुस्कुराया। 7:30 कैसे हो गए? उसने सिर हिलाया और मुझे शर्मीली मुस्कान दी। मैं 2 कदम चलने में कामयाब रहा, फिर मुझे एहसास हुआ कि एक मामला ऐसा था जिसे कल रात से पहले सुलझाना जरूरी था। तुम क्या खाते हो? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा, मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं सर्वभक्षी हूँ, मैथ्यू ने कहा, उसके चेहरे पर मुस्कान और अधिक चमकने लगी, जिससे मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। 7:30 बजे, फिर मैं हंसते हुए चुप हो गया और मिरियम को अपना काम करने को कहा। मैं वास्तव में अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। उसके बेकार जवाब पर सिर हिलाते हुए मैंने कहा, ओह, एक और बात, मैंने पीछे मुड़ते हुए कहा। चलो, तो वह मुझे बताती है, मैथ्यू ने कार के ड्राइवर की तरफ चलते हुए कहा। इस पर विचार करूंगा, लेकिन कल आप मुझे ड्यूक हनफ्रे के यहाँ पाएंगे, हमेशा की तरह। वह कार में बैठ गया, और जब मैंने हिलने का कोई संकेत नहीं दिखाया, तो उसने अपनी खिड़की नीचे कर दी। जब तक तुम मेरी नज़रों से ओझल नहीं हो जाओगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, उसने मेरी ओर अप्रसन्नता से देखते हुए कहा। पिशाच, मैंने उसके पुराने ढंग पर सिर हिलाते हुए कहा।